नाज़रीन, अमेरिका ने जो जेट्स भेजे हैं, नेवल एसेट्स भेजे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब यह खबर सामने आ रही है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जंगी हेलीकॉप्टर जो हैं, वो भी तैयार हैं और वो भी ईरान पर हमले में हिस्सा लेंगे और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सैकड़ों की तादाद के अंदर दुनिया के जो मोस्ट एडवांस जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस वक्त तैयार खड़े हैं और वो भी ईरान पर हमले में हिस्सा लेंगे। अमेरिका और इसराइल ईरान को इनसर्कल कर रहे हैं और कई सारी लेयर्स बना रहे हैं ईरान पर हमले के लिए। यानी ईरान पर जो हमला है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, बल्कि वो कई इतराफ से होगा और कई वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए होगा। ये रेड सी से भी होगा, ये गल्फ ऑफ ओमान से भी होगा, ये इंडियन ओशन से भी होगा, ये साइप्रस से भी होगा, ये डियागो गार्शिया से भी होगा, जिसमें बॉम्बर्स होंगे, जिसमें जेट्स होंगे, जिसमें मिसाइल्स होंगे, जिसमें ड्रोन्स होंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर्स होंगे और इससे हटकर कोई और वेपन्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो ईरान पर अटैक कर रहे होंगे और जब ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो भी कई लेयर्स के अंदर ईरान के रिस्पॉन्स को कम से कम जो वो करने की कोशिश की जा रही होगी। तो ये एक तरह से आप देखें कि आलमी जंग से पहले ये सबसे बड़ी जंग है जो इस वक्त हम देखने जा रहे हैं, राइट इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट के अंदर। इस नौयत की जंग ना ही इराक की थी, लिबिया, ये उन सब जंगों की नौयत कुछ और थी। ये जंग जब बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है तो वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो लेयर्स हैं और जो पोजिशनिंग है उनकी जारी है। तो उधर ईरान क्या कर रहा है? ईरान नाज़रीन कामयाबी के साथ जो रशिया और चाइना का और नॉर्थ कोरिया का और बेलारूस से जो सिस्टम्स आए हैं, खासकर जो रशिया और चाइना से आए हैं, उनको वो ऑपरेशनल कर रहे हैं। तेहरान में कर रहे हैं, इस्फहान में कर रहे हैं, जो उनकी बहुत की जो साइट्स हैं उन वहां पर वो ऑपरेशनल कर रहे हैं। और ईरान जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके टारगेट्स हैं उनको वो नो गो एरिया भी बना रहा है फॉर इजरायली एंड अमेरिकन जेट्स, कि वहां पर वो सबसे टॉप और बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर एयर डिफेंस जो रशिया और चाइना से आया है वो डिप्लॉय कर रहा है, ताकि यहां पर जाकर जो अमेरिकी और इजरायली जेट्स हैं वो कोई बड़ा नुकसान जब वो ना कर सके। तो इस तरह का एक वो नो गो जोन भी बना रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखें नाज़रीन तो ये रशिया चाइना और उधर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो यहां पर लड़ रही होगी। खासकर जो चाइना और अमेरिका की टेक्नोलॉजी है उसका टकराव होने जा रहा है, क्योंकि रशिया और अमेरिका ये तो यूक्रेन में भी लड़ रहे हैं, लेकिन चाइना ने जैसे कुछ टेक्नोलॉजी जो ईरान को भेजी है, पहली बार उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपने मुल्क से बाहर भेजी है। और देखें ना, चाइना की टेक्नोलॉजी एक मिस्ट्री है कि वो कहीं इस्तेमाल नहीं हुई है, ना ही चाइना ने खुद इस्तेमाल की है, ना ही बाकी मुल्कों को दी है। तो यहां पर अमेरिका चाइना की टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा होगा और चाइना जो है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा होगा। अमेरिकन जेट्स के मुकाबले में चाइना का एयर डिफेंस कितना इफेक्टिव है ये बहरहाल दुनिया देखेगी। तो ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये बराह रास्त लड़ने से पहले इसी तरह से लड़ती हैं और एक दूसरे की ताकत को, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के वेपन को वो इसी तरह एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो टेस्ट कर रही होती हैं। तो एक तरफ ईरान और इजराइल लड़ रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर चाइना और अमेरिका लड़ रहे होंगे और रशिया और अमेरिका और यूरोप लड़ रहे होंगे। अब देखिए ना, बरतानिया के जेट्स भी आगे हैं, तो रशिया और बरतानिया की तो शदीद कशीदगी इस वक्त चल रही है। तो और अमेरिका ज़ाहिर है जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग रशिया वो कुछ और हैं, लेकिन इंटेलिजेंस तो सीआईए दे रही है यूक्रेन को कि रशिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया जाए। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जो प्यूटन की रिहाइश पर अटैक हुआ है और प्यूटन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसमें भी सीआईए ने इंफॉर्मेशन दी। वो सारी जो इंटेलिजेंस थी वो सीआईए ही ने वो ऑपरेशन जो डिजाइन किया। तो इसलिए फिर रशिया भी यहां पर यानी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो जेट्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, उनको डैमेज करने के लिए हर तक जाएगा। और चाइना को पता है कि कल को यही जंग उनको अपने बॉर्डर्स पर लड़नी है, तो इससे अच्छा उनके लिए मौका क्या हो सकता है कि वो यहां मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग लड़े और अमेरिका को मैक्सिमम डैमेज करें हर हवाले से। देखें, मैंने पहले भी बताया कि बरतानवी एम्पायर ने अपनी आखिरी जंग मिडिल ईस्ट में लड़ी है, तो इस वक्त को बड़े दावे करने का टाइम नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। एक डिक्लाइनिंग एम्पायर है ना, तो बहुत बहुत बुरे तरीके से ये एम्पायर जो मजीद डैमेज भी हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। और इजराइल ये कह रहा है कि उसकी आर्मी ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इजराइल के अंदर इस वक्त हाई लेवल की जो मीटिंग्स है वो भी जारी हैं। कुछ मुल्कों ने, ओआईसी मुल्कों ने अपनी साइड जो है वो चूज कर ली है, वो इजराइल के साथ खड़े होंगे। इसमें जॉर्डन शामिल है, इसमें गल्फ का एक मुल्क जो है वो शामिल है और इसके अंदर जो है वो आज़रबाईजान भी शामिल है। आज़रबाईजान से अभी भी जो ऑयल है वो इजराइल को जा रहा है। सो ये कंट्रीज समहाउ अपनी जो साइड है वो चूज कर चुके हैं और वो समझते हैं कि इसी से
उनके लिए भी खुशहाली होगी, उनके लिए भी अमन होगा और रीजन में भी स्टेबिलिटी इसी तरह से आएगी कि वो इजराइल के साथ खड़े होंगे। ये उन्होंने अपनी साइड जब वो चुन ली है। लेकिन टर्की जैसे ममालिक जब अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ट्रंप साहब को चाहिए कि वो ईरान पर हमला ना करें और इजराइल को भी ईरान पर हमले से जब रोकें। तो ये मुल्क और पाकिस्तान काफी डिफिकल्ट पोजीशन में है। उधर अमेरिका हमला करने जा रहा है, तो इस रीजन में जब भी अमेरिका ने हमला किया है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ तो नहीं गया, साथ ही गया। चाहे सोवियत यूनियन से जंग हो, चाहे फिर वॉर एंड टेरर की जंग हो, तो पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ ही था। तो यहां पर अब अमेरिका ईरान से लड़ने जा रहा है। अब उसमें पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि जो कुछ ईरान में होगा उसके असरात पाकिस्तान पर होंगे। इमीडिएट असरात ये हो सकते हैं कि यहां पर मुजाहरे शुरू हो जाएं, और लॉन्ग टर्म जो असरात है वो ये हो सकते हैं कि मुसाद वहां बॉर्डर पर आ जाएगी। बलूचिस्तान का मामला है और इजराइल बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर जब वो बैठा होगा, और अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान भी तो स्टेबल नहीं है, तो फिर ईरान भी एक डिस्टेबलाइज हो जाए। और फिर देखना बहुत सारे मुआहदे भी तो हो रहे हैं ट्रेड के हवाले से, तो उससे भी एक ज़ाहिर पाकिस्तान को डैमेज होगा। और कुछ ट्रायलैटरल मुआहदे नेवी के हवाले से, इक्विपमेंट्स के हवाले से, डिफेंस के हवाले से चाइना ने करवाए हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। और चाइना के लिए नाज़रीन ईरान हर सूरत में जरूरी है, क्योंकि चाइना के खिलाफ जो कंटेनमेंट पॉलिसी है वो अमेरिका ने लागू कर दी है। ये ब्रॉडर वे में अगर देखा जाए तो ये चाइना की कंटेनमेंट हो रही है, जैसे सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट जब वो की गई थी। तो जो चाइना का इकलौता मैरीटाइम रूट है जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए इंडियन ओशन में आता है, तो उसका मुतबादल उनके पास क्या है? ये जो वो सेंट्रल एशिया के थ्रू और ईरान के थ्रू इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ये उनके मैरीटाइम जो कंटेनमेंट अमेरिका ने कर रखी है, तो ये उसका मुतबादल है। और वो एक रास्ता जब वो आर्कटिक से भी खोल रहे हैं, तो ईरान इस हवाले से भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे रीजन है। खैर, सबसे पहले मैं गजा के हवाले से और जो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो फॉल कर रहा है, इस हवाले से कुछ बहुत अहम तरीन चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, असल मामला गजा का है। इजराइल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी गजा है। ईरान को भी डिस्ट्रैक्ट करने का मकसद यह है कि गजा में जो वो मकसद अचीव करना चाहते हैं वो करें, और फलस्तीनियों को जो डिस्प्लेस करना है, जो इजराइल ने एक्सपेंशन करनी है, ये जो सारा उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि जेनोसाइड उन्होंने किया है उस पर हिसाब दिया जाए, बल्कि क्या है कि वो मजीद जंगें छेड़ रहे हैं। तो इसमें जो एक अहम तरीन चीज है कि वो गजा से अटेंशन को डाइवर्ट करना है और गजा में जेनोसाइड को जारी रखना है। इस वक्त बड़ी पेनफुल खबर जब वो गजा से सामने आ रही है, और गजा में जो जेनोसाइड है वो जारी है। नाज़रीन, जो जेनोसाइड होती है उसमें मिलिट्री अटैक्स भी होते हैं, बमबारी भी होती है, और उसमें डिजीजेस भी होती हैं, और उसमें स्टारवेशन भी होती है, और उसमें वबाएं भी होती हैं। तो गजा से जो खबर आ रही है बहुत ही पेनफुल है। गजा में वायरस फैल गया है, और उस वायरस के नतीजे में बहुत ज्यादा लोगों की जानें जा रही हैं, और उस वायरस का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो वायरस कहां से आया मैं आपको बताता हूं। तो उसका जो वैक्सीन है वो अंदर जाएगी तो उसका इलाज होगा, तो वो तो बेसिक मेडिसिन नहीं जा रही, तो इस वायरस की वैक्सीन कहां से जाएगी? जो लगता ऐसा है कि बाकायदा वहां पर फैलाया गया है। ये गजा में अचानक वायरस जब वो कहां से आ गया, तो उसके नतीजे में शहादतें जब वो वहां पर बढ़ती चली जा रही हैं। दे सर्वाइव्ड द बॉम्ब्स बट नॉट द वायरस, फाटल इलनेस स्प्रेड्स इन गाजा। बमबारी तो उन्होंने सर्वाइव कर ली, लेकिन वायरस का जब वो क्या करें? डॉक्टर्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं पेशेंट्स को बचाने में, चूंकि एक तरफ स्टारवेशन है, एक तरफ मौसम की सख्ती है, एक तरफ हेल्थ केयर कोलैप्स हो रहा है, और एक तरफ मेडिसिन नहीं है। तो वहां पर यानी शहादतें होती चली जा रही हैं। टर्किश मीडिया लिख रहा है ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी वायरस है, और क्लेम्स लाइव इन गाजा एज अ हेल्थ सिस्टम नियर टोटल कोलैप्स। अब नज़र रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जो वायरस है ये कोरोना की तरह का वायरस है, ठीक है, यानी ये कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना से मिलता जुलता उसी तरह का कोई वायरस है। अब कोरोना के बारे में चाइना ने कुछ महीने, 1-2 महीने कबल क्या बात की है उसको जरा कनेक्ट करें। चाइना ने कहा है, अब ये बात बहुत बड़ी है, चाइना ने कहा है कि हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि ये जो कोरोना वायरस है ये अमेरिका की एक लेबोरेटरी में बनाया गया, और फिर उसको आकर यहां हमारे यहां इसको किया गया, फैलाया गया, और फिर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि यहां से हमारी एक मार्केट से जब वो ये फैला। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बाकायदा अमेरिका की एक लेबोरेटरी में बनाया गया। ये चाइना ने कहा है कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, 2025 के आखिर में उन्होंने कहा। चाइनीज ऑफिशियल्स उन्होंने कहा कि एविडेंस है कि ये जो कोविड-19 है ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स,
पोटेंशियल ओरिजिन इन यूएस लेबोरेटरी रादर देन इन वुहान चाइना। वुहान की मार्केट में कहा था ना कि वहां से निकला है, तो चाइनीज ने कहा कि नहीं, ये अमेरिका के एक लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया। चाइना सजेस्ट कोविड-19 ओरिजिनेटेड इन यूएस। अब यानी कि ये कोरोना से मिलता जुलता वायरस गजा में, और ये वायरस बना कहां था? अमेरिका के लेबोरेटरी में। तो इस तरह आप चीजों को जब वो कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ी ये खौफनाक सूरत हाल है। अब अगली बात सुनिए, इस वक्त जो ऑफिशियल डेथ्स हैं वो 70,000 हैं, तो लेकिन इसके पैरेलल कुछ और रिसर्च जो है वो भी सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं, एकेडेमिया है, उन्होंने कुछ अपने जो नंबर्स हैं वो पेश किए हैं। वो कह रहे हैं ये जो ऑफिशियल नंबर्स हैं ये ठीक नहीं है, और जो नंबर्स उन्होंने बताए हैं वो सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया है कि यहां पर 6 लाख से भी ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं। आज से 1-1.5 साल कबल जो है वो बर्तानिया का एक मैगजीन था, जो उनका सबसे बड़ा मेडिकल मैगजीन है, उसने कहा था 1,86,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो उस वक्त तो 25,000 या 30,000 के करीब शहादतें थी जब उसने 1,86,000 का दावा जब किया था। तो अब ये जो बात है, इसको फ्रांसिस्का एल्बनीज यूएन फोरम से भी बयान कर चुकी हैं कि बहुत सारे एकेडेमिया ने और रिसर्च ने यह बताया है कि शहादतें जो है वो 6 लाख से भी ज्यादा हो सकती हैं। डेथ्स फ्रॉम डिजीज, यानी बमबारी भी शामिल है, डिजीजेस भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है। स्टारवेशन एंड टोटल जो कोलैप्स हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इवेंचुअली पुट द डेथ टोल नियर 6 लाख। तो जब वहां पर गजा के लोगों को सिर्फ बमबारी से तो नहीं ना मारा जा रहा, स्टारवेशन से भी मारा जा रहा है, इलाज ना देकर भी मारा जा रहा है, मौसम की सख्ती से भी मारा जा रहा है, और अब वायरस से भी मारा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि ये गजा क्यों नहीं खोल रहे? सीज फायर तो 10 अक्टूबर का हो चुका है, ना ही ओआईसी वर्ल्ड में किसी में यह मजाल है कि वो ट्रंप साहब को कह सकेंगे आपने जो सीज फायर करवाया है उसमें अभी तक रफा क्रॉसिंग नहीं खुली है। अभी तक का आपका मीडिया, अमेरिकी मीडिया भी अंदर नहीं जा सका है। मुझे बताएं दुनिया की कौन सी जंग है, यूक्रेन से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर, कि जिसमें मुहासरा कर दिया गया हो और दुनिया वहां तक जा ना पा रही हो? ये तो सिर्फ गजा में हो रहा है ना, कि मुहासरा करके और उनको अंदर बंद करके उनको बस मारा जा रहा है। दुनिया एक्सेस नहीं कर पा रही कि गजा में क्या हुआ है। तो वो क्यों गजा नहीं खोल रहे? भाई जर्नलिस्ट अंदर चले जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? दुनिया अंदर चली जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? तो उसकी वजह यह है कि कुछ उन्होंने बहुत भयानक, जो हमने अपनी आंखों से सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा भयानक वो कर चुके हैं गजा में, जिसको वो अभी तक खोलने के लिए वो तैयार नहीं है। और इसको वो जाहिर है रीराइट हिस्ट्री भी उन्होंने करना है, और वो एविडेंसेस भी सारे उन्होंने मिटाने हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ जो वो गजा में कर रहे हैं। तो आप देखिए कि गजा पर खामोशी का नतीजा क्या है? दुनिया डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है तेजी के साथ। यह गजा पर साइलेंस का नतीजा है। और अगर आपको याद हो तो उस वक्त हम यही बातें करते थे कि ये जो वायलेंस होने दिया जा रहा है गजा में, ये सिर्फ इसके बॉर्डर के अंदर महदूद फिर नहीं रहेगा, ये फिर पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरे रीजन में ये फैलेगा। आज रीजन भी इलाकाई जंग के दहाने पर खड़ा है, आज दुनिया का आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। आज दुनिया ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा चुकी है, तेजी के साथ मजीद जा रही है, और डिस्टेबलाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है। तो क्या ही अच्छा होता कि इस एक एंटिटी को, इसको रोक लिया जाता और दुनिया को बचा लिया जाता, लेकिन यहां पर इस एंटिटी को बचाया गया है और दुनिया को तबाही की तरफ जब धकेला गया। ये समझ लें कि इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक मकाम है, और इंसानियत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अब देखना कितनी जंगें अब होने वाली हैं, यह तो वाज़ेह है कितनी जंगें होने वाली हैं, जिस तरह से डिसऑर्डर की तरफ दुनिया चली गई है। तो दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। ट्रंप साहब जिस तरह से अपने एम्पायर को डैमेज कर रहे हैं, तो उसी तेजी के साथ चाइना जब वो राइज कर रहा है। आज खबर यह है कि चाइना आने वाले दिनों में ह्यूमन हिस्ट्री में वो पहला मुल्क बनने जा रहा है जो सिक्स जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो अपने एयरक्राफ्ट करियर से फ्लाई करने में कामयाब हो जाएगा। एक तो बनाने में पहले, दूसरा यह है कि उनको ऑपरेट कर सकेगा थ्रू देयर एयरक्राफ्ट करियर। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, और एज्यूम यही था कि यह पहले अमेरिका ही करेगा, लेकिन अब यह चाइना करने जा रहा है। चाइना इतनी तेजी के साथ जब वो राइज कर रहा है, और अमेरिका उतनी तेजी के साथ डैमेज हो रहा है। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देखिए, वेस्ट में खलबली पड़ी हुई है, तेजी के साथ वो डॉलर सेल कर रहे हैं और गोल्ड जो है उसको खरीद रहे हैं। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, डॉलर की इस पूरी हिस्ट्री के अंदर प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो सबसे ऊपर चली गई है। $4,900 का पर आउंस गोल्ड जब हो गया, ये डॉलर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऊपर प्राइस चली गई है, क्योंकि लोग डॉलर बेच रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, इस डर से कि ये जो है वो कोलैप्स होने वाला डॉलर।
और जो यूरोपियंस है वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन ट्रेजरी की होल्डिंग्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो हम बेचने जा रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी और एक खलबली जो है वो वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर मची हुई है। तो ये भी इनके एम्पायर के डिक्लाइन की एक बड़ी उसका इंडिकेटर है। ये जो अमेरिका इस वक्त बड़ा पैनिक में नजर आ रहा है ना, इसकी वजह क्या है? कनाडा भी बुरा है, यूरोपियंस भी बुरे हैं, भाई इन्हीं के साथ मिलकर तो सारा कुछ हो रहा था, अब ये अचानक बुरे कैसे हो गए? तो वो पैनिक है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो अब वो बस सब कुछ है वो पिछाड़ देने के लिए तैयार हैं, जो मर्जी एक बदमस्त हाथी की तरह। तो ये पैनिक है, ये कोई विजडम तो नहीं है। जब चीजें उनके हाथ में होती है तो कोई इस तरह से बिहेव नहीं करता। तो उर्दगान से जो स्टेटमेंट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा उसके जो बहुत सारे पोल्स होंगे उसमें से एक पोल जो वो टर्की भी होगा, यानी जो बहुत सारे स्तून होंगे। इससे पहले ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जारी है इसमें तो सिर्फ 5 मुल्कों के पास ताकत है ना, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास वीटो है। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है इसके बहुत सारे सतून में से टर्की भी एक सतून होगा। तो ये आप समझ लें कि टर्की का भी रिवाइवल जब वो हो रहा है। जनाब अली, यूएस सेंटकॉम ने यह कहा है कि AH-64 अपैची कम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त पूरी तरह से तैयार हैं और मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन में किसी भी वक्त हिस्सा लेने के लिए वो तैयार खड़े हैं, ठीक है ना। और इनके नंबर्स कितने हैं? इनके जो नंबर्स बताए जा रहे हैं अक्रॉस द रीजन वो 200 हैं, कम से कम 200 जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं ये मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, डिफरेंट बेसिस के ऊपर ये खड़े हुए हैं। और सेंटकॉम ने कहा है कि ये इमीडिएट ऑपरेशंस के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 200 हेलीकॉप्टर्स में इसमें हिस्सा ले रहे होंगे, 600 के करीब जेट्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे होंगे, 200 के करीब ये हेलीकॉप्टर्स हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स कितने हैं उसके कोई नंबर्स हैं ही नहीं, वो तो हजारों की तादाद में हैं। तो इतनी बड़ी जंग जब लड़ने जा रहे हैं। 2-3 हेडलाइंस देखिए। द टाइम्स ने कहा है कि ईरान पर जो हमला है वो एट एनी मोमेंट शुरू हो सकता है। निक फ्यूटन जो है, जो कि मागा का एक बड़ी पर्सनालिटी है, एक यंग पर्सनालिटी है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और वैसे तो उन्होंने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई है और इस वक्त भी इस जंग के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू वॉर विद ईरान और ये CIA और मुसाद बैक्ड ऑपरेशन है। तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भी ऑपरेशन होने जा रहा है। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी के CEO हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है विद इन फ्यू डेज, जिसमें बमबारी और रिजीम चेंज है वो शामिल होगा। तो ये बहुत सारे सोर्सेस से ये खबरें आ रही हैं। अब ईरान की जो इंसर्कलमेंट हो रही है इसमें अगर आप देखें तो रेड सी के अंदर उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। यहां से ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिसाइल्स फायर किए जाएंगे, ऑफेंसिव भी होंगे और डिफेंसिव भी होंगे। जॉर्डन बहुत प्राइम उनकी बेस बन गई है जहां से उन्होंने अटैक लॉन्च करना है और फिर डिफेंसिव भी जो इजराइल की तरफ जाने वाले होंगे तो यहां से डिफेंस भी किया जाएगा। जॉर्डन इस वक्त प्राइम बेस बन गई है। फिर साइप्रस से होगा, फिर गल्फ ऑफ ओमान में उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है तो यहां से वो अटैक कर रहे होंगे। पर्शियन गल्फ से वो अटैक कर रहे होंगे, पर्शियन गल्फ से ऑफेंसिव भी होगा, डिफेंसिव भी होगा। और फिर डियागो गार्सिया से वो कर रहे होंगे। तो ये है अमेरिकन पोजीशनिंग। बाकी इजराइल ज़ाहिर है वो इजराइल से कर रहा होगा तो वो मिसाइल भी फायर करेगा, ड्रोन्स भी भेजेगा, जेट्स भी भेजेगा। लेकिन अमेरिका कोई 6, 7, 8 जगहों से मिसाइल, ड्रोन्स, जेट्स, बॉम्बर्स ये सब जब वो भेज रहा होगा। और दरमियान में जो साइबर अटैक्स हैं वो भी जारी होंगे, कहीं डेल्टा फोर्स होगी, कहीं जो है वो ग्राउंड मिलिशिया होगी। तो अगर ये ऑल आउट है तो फिर ये उसकी सारी पोजीशनिंग उन्होंने ऑल आउट वॉर ही के हवाले से की है। अब होता क्या है ये फिर वक्त ही बताएगा। उधर ईरान भी इस सारे बिल्डअप को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने जो चाइना और रशिया के सिस्टम्स हैं उनको ऑपरेशनल करना जो वो शुरू कर दिया। खासकर जो बड़े शहर हैं वहां पर ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं, ऑपरेशनल किए जा रहे हैं। खासकर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है F-35 है, बाकी ये वो उनके हवाले से भी खास इंतजाम और बंदोबस्त किया जा रहा है। तो हाइब्रिड सिस्टम जो आया है चाइना से और इसमें सुपीरियर चाइनीज जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं वो भी इसमें शामिल है, यानी काफी ज्यादा अपग्रेड होगा इस बार ईरान पिछली निस्बत। पिछली जंग में भी ईरान ने इजराइल और अमेरिका को शिकस्त दी है। अगर ईरान हारा होता तो दोबारा हमला क्यों करने आते? भाई इराक हार गया था तो दोबारा हमला तो नहीं ना हुआ। तो ईरान हार गया था तो दोबारा हमला क्यों हो रहा है? तो हारा नहीं था, वो हारे थे। तो इसलिए वो जैसे ईरान के सदर ने आज कहा है कि अमेरिका हमसे अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है जो 12 दिन में उसको हुई है। तो बड़े सेंसिटिव जो सेंसर्स हैं, बड़े सुपीरियर सेंसर जो हैं वो चाइना की जानिब से दिए गए हैं। एंटी स्टेल्थ जो रडार हैं बड़े स्पेशल वो चाइना की जानिब से दिए गए हैं। अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना पहली बार भेज रहा है
और कहां भेज रहा है? मैदान जंग में, जहां अमेरिका इनकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा होगा और ये अमेरिका को टेस्ट कर रहे होंगे। तो ईरान जो है वो एक मेजर ओवरहॉल ऑफ एयर डिफेंस इस वक्त डिप्लॉय कर रहा है। तेहरान के इर्द गिर्द जो है वो अदर जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं वहां पर ये किया जा रहा है, और इस्फहान जो है वहां पर ये किया जा रहा है। ये क्रिटिकल हब है फॉर न्यूक्लियर और मिलिट्री रिसर्च के लिए इस्फहान, वहां पर बड़ी मैसिव तैयारियां जो जा रही हैं। मल्टीपल बैटरी जो HQ-9B की उनको रिसीव हुई हैं। लॉन्ग रेंज ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और इसके अलावा सुपीरियर चाइनीज रडार टेक्नोलॉजी हासिल हुई है, और सेंसिटिव कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर नो गो जोन जब बनाया जा रहा है, यानी जो कमांड स्ट्रक्चर है ईरान का उसको नो गो जोन बनाया जा रहा है। जाहिर है जहां पर लीडरशिप होगी उसको, कमांड स्ट्रक्चर को, वहां पर वो सबसे मैक्सिमम तैयारी कर रहे हैं जहां से उन्होंने ऑर्डर्स जारी करने। तो इस वक्त जो अमेरिका है और इजराइल है वो उनकी लीडरशिप को टारगेट करने की जब कोशिश कर रहे होंगे, तो वो इस हवाले से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा आज खबर यह है कि HQ-22 ये मीडियम लॉन्ग रेंज सिस्टम है चाइना का, ये भी उन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। ये बड़ी प्राइम टेक्नोलॉजी है जो वो दे रहे हैं। सीरीज ऑफ मिलिट्री कार्गो फ्लाइट जब वो पहुंची हैं, और जो एयर डिफेंस के गैप्स हैं उनको फुल करने के लिए HQ-22 दिया गया, यानी उन्होंने HQ-9 दिया, 16 दिया। उसके बाद भी उन्होंने जो असेसमेंट ईरान से गई होगी, और रशियन पर्सनल भी यहां पर हैं, हो सकता है चाइनीज भी हों, तो ये सारे डिप्लॉय करके उन्होंने देखा कि नहीं अभी भी कुछ गैप्स हैं, तो उन एयर डिफेंस गैप्स को फिल करने के लिए उन्होंने HQ-22 दिया है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका को एडवाइस करते हैं कि वो इंटरवीन ना करें, ईरान पर हमला ना करे, और जैसे वेनेजुएला में हुआ इस तरह का कोई एडवेंचर भी यहां पर ना किया जाए। ट्रंप साहब को चाहिए कि वो इजराइल को प्रेशराइज करें और ये जो रॉन्ग बिहेवियर है ये रोका जाए। ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर, और उससे पहले उर्दगान का भी राब्ता हुआ, उससे पहले भी टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अपोज करते हैं। तो ये एक डिफरेंट बात है कि रीजन जो है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो इसराइल ये कह रहा है कि ईरान की जो इंसर्कलिंग है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स इजराइल में जारी हैं, और एक के बाद एक मीटिंग जब हो रही है, और एडिशनल जो रीइंफोर्समेंट है एयर डिफेंस की, इजरायली एयर डिफेंस की, वो की जा रही है। पता नहीं कितना एयर डिफेंस जो है डिप्लॉय कर रहे हैं। और इजरायली मीडिया बता रहा है कि इजरायली आर्मी ने जो अपनी प्रिपरेशन है फॉर अमेरिकन अटैक उसको पूरा कर लिया है। इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि फुल अलर्ट स्टेटस है उनकी इंटायर एयर फोर्स का। तल अवीव ये एस्टिमेट कर रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द अटैक जब वो करने जा रहा है। तो इसी दरमियान जो है वो जो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी आखिरी हेडलाइन पर इसको जब वाइंड अप करते हैं, वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ वेनेजुएला पर हमला करने में, बट एम्पायर हैज इट्स लिमिट्स। एम्पायर की जो पावर है उसकी लिमिट्स हैं। बावजूद इसके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सारा कुछ अब उनके पास आ गया है, उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, लेकिन इस सब के बावजूद उनकी लिमिट्स हैं। तो यही बात है कि ईरान में वो अपने सारे सिस्टम ये वो सारा कुछ लेकर आ गए हैं, इस सब के बावजूद एम्पायर की लिमिट्स हैं, वो जो चाहे वो अचीव नहीं कर सकता। खैर ये तो अब वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह की जंग होगी किस तरह की नहीं होगी, उसमें कौन मकासद अचीव करेगा नहीं करेगा। क्या नेतन्याहू अगले महीने जब विक्ट्री स्पीच कर रहा होगा ईरान में रिजीम गिर चुकी होगी, ईरान डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, या पिछली बार की तरह जो शिकस्त हुई है उससे भी बड़ी शिकस्त इस बार उनको होगी। तो दोनों जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी चीजें होंगी। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, अल्लाह हाफिज़।